नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आपका स्वागत है, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या है उनके शहर की खास खबरें। हमारे साथ यूपी से हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, क्या कुछ जानकारी है और क्या अपडेट्स हैं आज? बिल्कुल सुनिए, अगर उत्तर प्रदेश की खास खबरों की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज लखीमपुर दौरा है, जहां पे लाखों करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण उनके द्वारा किया जाएगा। वहीं समीक्षा बैठक उस जिले के विकास कार्यों की जाएगी। तमाम जनप्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी। उसके बाद दोपहर में लखनऊ मुख्यमंत्री वापस आएंगे। 4 बजे जो गोमती तट है, लक्ष्मण झूला मैदान, वहां पे छठ का जो कार्यक्रम है, छठ पूजा का जो कार्यक्रम है, उसमें सम्मिलित होंगे। वहां पे संबोधन मुख्यमंत्री का होगा। अभी जिस तरह से भोजपुरी भाषा में ही उन्होंने अपने छठ पर्व की बधाई प्रदेशवासियों को दी, उसके बाद से ये छठ पर्व पे उनका संबोधन बेहद खास होगा। तमाम डायवर्जन किए गए हैं ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए, क्योंकि हजारों की संख्या में लक्ष्मण झूला मैदान, गोमती तट पे छठ पूजा में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। और उसको ध्यान में रखते हुए सीपी की तरफ से जो आदेश निर्गत हुए थे, तो उसके क्रम में तमाम लखनऊ के सड़कों पर डाइवर्जन किया गया है। इसके अलावा हम बात कर लें, कुछ दिन पहले जिस तरह लखनऊ में हजरतगंज कोतवाली के पास एक व्यक्ति कार में अपने आप को गोली मार दिया था, उसमें एक खुलासा हुआ कि करोड़ों के कर्ज में वो डूबा हुआ था, काफी परेशान चल रहा था, जिसको लेकर उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया। इसके अलावा हम प्रदेश के अन्य जनपदों की बात कर रहे हैं, तो प्रदेश के जितने भी अन्य जनपद हैं, वहां पे छठ पर्व की तैयारियां तो चल रही हैं। ऐसे में पुलिस व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने का प्रयास किया गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि हिंदुओं को इस खास पर्व, माता बहनों को जो 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है, जिसे खरगा व्रत करते हैं, इसको सूर्य उपासना का ये पर्व बेहद खास हो गया। बिहार से निकला हुआ ये पर्व उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के विभिन्न राज्यों में भी फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी नगर विकास की तरफ से, ऊर्जा विभाग की तरफ से, परिवहन विभाग की तरफ से और साथ में केंद्र के रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से तमाम अतिरिक्त ट्रेनें चलाई गई, तमाम अतिरिक्त बस चलाए गए। और जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई, वो काबिल तारीफ है। वहीं मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री का शाम को 5 बजे एक समीक्षा बैठक जो 5 आवास पे होगा। इसके अलावा जिस तरह से लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे लखनऊ के समीप पे एक डबल डेकर बस में आग लगी, हालांकि किसी की भी यात्री पे हताहत होने की जानकारी नहीं है, सभी यात्री सुरक्षित हैं। लेकिन लगातार जिस तरह से कभी राजस्थान में, कभी कुरनूल में जिस तरह के हादसे हुए, कहीं पे 22, कहीं पे 26 यात्री उसमें जल मरे, और लखनऊ में हादसा हुआ तो कहीं न कहीं डबल डेकर बसों के संचालन पे एक सवालिया निशान अब खड़ा हो रहा है कि आखिर इन डबल डेकर बसों में बार बार आग क्यों लग रही है। इसको लेकर हो सकता है कि अब आगे जांच बैठा करके इसमें कुछ निचोड़ सामने आए। लेकिन जिस तरह से आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं, बेशक परिवहन की बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए चिंता का सबब है। इसके अलावा हम बात कर लें तो प्रदेश में मौसम का, तो जिस तरह से मौसम ने करवट लिया है और लगातार चारों तरफ बदली है, और मौसम विभाग की तरफ से पूरे प्रदेश में बारिश का जिस तरह से अगले 3 दिन का अलर्ट जारी किया गया है, इसको देखते हुए मौसम कुछ ठंडा भी हुआ है। लेकिन अगर असमय बरसात होती है तो फिर से किसानों के लिए काफी मुसीबत हो सकती है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अभी आदेश में निर्गत किए गए हैं कि कहीं अगर इस तरह की बात होती है तो तुरंत आप लोग जो भी इसमें परेशान हो या जो भी इसकी चपेट में आते हो, उसका इंटरनल सर्वे कराकर तुरंत आप लोग शासन को रिपोर्ट सौंपे। तो एक तरह से सरकार अपनी तरफ से मुस्तैद है। अब देखना होगा कि मौसम आखिर किस तरह बैठता है। जी सुनिए। बिल्कुल राघवेंद्र, आपसे ज़्यादा जानकारी ले लेंगे। अजहर हुसैन जम्मू श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा राजकुमार चौधरी भी दिल्ली से हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अजहर, आपके पास आते हुए क्या कुछ जानकारी है और क्या खास खबरें हैं आज जम्मू कश्मीर की? देखिए सोनिया, अगर जम्मू कश्मीर के अहम खबरों की बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे जो दरबार मूव के हवाले से। दरबार मूव जो है, जो 1982 से चली आ रही है, एक रिवायती जो डोगरा हुकूमत के दौरान जो एक रिवायती चल रही एक रिवायत है, वो बरकरार अब से फिर स्टार्ट होगा। और ये रिवायत जो है बिल्कुल अब जम्मू में ये दरबार मूव सजेगा। जो पहला फर्स्ट जो नवंबर है, ये दरबार में वहाँ पे सजेगा। और कहीं ना कहीं तकरीबन जो है 42 यानी 42 के करीब जो डिपार्टमेंट है वो जम्मू में अब सजेंगे, क्योंकि ये रिवायती एक अंदाज था। लेकिन 2020 या 22 के बाद में एलपी हुकूमत के प्रशासन की दौरा से इससे जो है स्थगित किया गया था और ई ऑफिस का यहाँ पे निर्माण अमल में लाया गया था। और जिसके पेश नजर जो है तकरीबन जो है काफी सारा जो पैसा भी बचा हुआ था। लेकिन एक रिवायती
जो हम कहेंगे कि एक बार फिर वो स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें जो काफिला है वो 30 अक्टूबर तक जो है वो वहां पर जम्मू तक पहुंचेगा और उसके बाद में नवंबर के आगाज से ही ये दरबार मूव वहां पे सकेगा। दूसरी खबर की अगर हम बात करें असेंबली सेशन के हवाले से, आज एक बार फिर असेंबली सेशन होगी और इसमें काफी सारे जो मुद्दे होंगे उनको अमलाया जाएगा। लेकिन इससे पहले जो है बाईपोल इलेक्शन के हवाले से अगर हम बात करें, नकोटा सीट या हम यूँ कहेंगे कि बड़गाम सीट जो है, जिसमें रोज का रोज हम यूँ कहेंगे कि इलेक्शन का बुखार जो है काफी सर चढ़ कर बोल रहा है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा रहुल्ला और टीडीपी और बाकी जितनी भी वहाँ पे पार्टीज है वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और जो वोटर्स को अपनी ओर लुभाने की यहाँ पे भरपूर कोशिश की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है बड़गाम सीट में जिस तरीके से अभी जो है सियासी हलचल देखने को मिल रही है, उस हवाले से लग रहा है कि बड़गाम सीट में जो इलेक्शन होगा वो काफी टफ होगा, क्योंकि यहाँ पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस टीडीपी, हालांकि कांग्रेस ने समर्थन दिया है राज्यसभा इलेक्शन में। जब राज्यसभा इलेक्शन हुए थे तो उस समय जो है टीडीपी कांग्रेस ने जो समर्थन दिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस पे और जिसकी वजह से उन्होंने 3 सीट पे जो है अपनी जो है जीत दर्ज कर ली थी। लेकिन चौथी सीट जो उन्होंने गंवा दी है, जिसमें भाजपा ने अपनी जीत दर्ज की, फिलहाल उससे काफी सारा जो सियासत है गरमाई हुई है, क्योंकि अभी भी बताया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ अंदर के जो अपने ही विधायक है उन्होंने जो है भाजपा के हक में यहाँ पे जो 4 वोट आए हैं, तो उसमें काफी सारे जो पॉलिटिक्स है वो देखने को यहाँ पे मिल है। जानिब से पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो सजाद गनी लोन है वो बैक टू बैक जो सोशल मीडिया पे अपने बयान देते नजर आ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। उनका साफ तौर पर कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा के बीच में जो विधायक है, बिल्कुल अजहर, आपसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे इसी पर, आपसे इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेंगे। हमारे वरिष्ठ संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हैं, राजकुमार, क्या कुछ जानकारी है? और आज छठ महापर्व है और इसीलिए भी आज का दिन दिल्ली वासियों के लिए खास हो जाता है, क्योंकि यमुना को लेकर हमेशा से मुद्दा रहा है कि यमुना साफ होगी तो जो व्रतियां हैं वो ठीक से वहां पर अपना व्रत संपन्न कर पाएंगी। लेकिन अभी किस तरह की स्थिति वहां पर नजर आ रही है? देखो, निश्चित तौर पे सबसे पहले जो भी आज ये बहुत महत्वपूर्ण आयोजन जो हो रहा है, इसके लिए हम लोग बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे इस समय मौजूद। दिल्ली सरकार की तरफ से एक ये होर्डिंग लगाया गया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के दोनों के फोटो हैं। उसके अलावा सूर्य देव का एक बहुत शानदार, बहुत एक संवेदनशील चित्र बनाया गया है, जिसके द्वारा ये बताने का प्रयास किया है कि छठ पूजा में सभी का स्वागत है। और उसके अलावा अगर बात करें हम, तो यमुना को आप कैमरे की निगाह से देख सकते हैं। यमुना नदी के पानी को निरंतर साफ करने के लिए 2 मशीनें निरंतर चलाई जा रही हैं। उसके अलावा नावों की व्यवस्था की गई है। दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री जो है वो इस कार्यक्रम में लगाए गए हैं। दोपहर को ये जो घाट है, मैं इस समय ITO के घाट पर मौजूद हूँ और ये छठ पूजा समिति दिल्ली प्रदेश का जो बहुत महत्वपूर्ण आयोजन होता है, यहाँ पे सबसे सेंटर में ये इलाका पड़ता है। अगर बात करें दाएं हाथ पे दिल्ली सरकार का जो कार्यालय है, दिल्ली सरकार का जो मुख्यालय है, वो भी यहाँ पे है। 2:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आने की पूरी संभावना बताई जा रही है। लेकिन उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो लोग आएंगे उनके लिए कुछ आवश्यक सूचनाएं भी लगाई गई हैं, ताकि घाट पर वो उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। घाट पर ज्वलनशील पदार्थ का प्रयोग ना करें, घाट पर पटाखे ना फोड़ें, बच्चों को पानी से दूर रखें, बल्ली व जाली से दूर रहें, गहरे पानी से दूर रहें, प्लास्टिक के थैले ना लाएं, किसी भी अनजान वस्तु को ना छुएं। क्या करें? पवित्र ये जो जल है, ये जो आयोजन है, ये बहुत पवित्र आयोजन है। अगर इसके लिए बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि उसके लिए बैरिकेड लगाए गए हैं ताकि उससे आगे ना जाएं। लोगों को जो भी अर्घ देना हो, लोगों को जो भी अपनी पूजा अर्चना की हो, वो इसके इधर ही रहे और निरंतर लगातार यमुना नदी का जो जल स्तर है, उस जल स्तर को निरंतर जो है स्थिर रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। जो पीछे से अगर बात करें तो सहारनपुर से निकल के तकरीबन 1100 किलोमीटर तक ये जो नदी है ये बहती है और बहने के बाद ये संगम में तब्दील हो जाती है। लेकिन दिल्ली के बिल्कुल किनारे से ये लोग निकलते हैं और ये जो आयोजन है, इस आयोजन में अभी अगर शुरुआती दौर में देखें तो एक अजीब सी खामोशी, अजीब सी शांति यहाँ पर है। और इस पवित्र आयोजन को लेकर तमाम सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए तो एक सार्वजनिक जो है वो सूचना के लिए एक कार्यालय बनाया है, ताकि वहाँ से अगर किसी भी तरह की सूचना किसी व्यक्ति को लेनी हो तो वो ले सके। उसके अलावा पुलिस के बैरिकेड लगाए गए हैं,
कुछ स्वयं सेवी जो हैं वो भी यहाँ पे लगाए गए हैं ताकि वो लोगों की मदद करें आने वाले समय में। और आज शाम तक यहाँ पे लाखों लोगों के आने की संभावना है। इसको लेकर तमाम तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा घाट जो है वो दिल्ली में जगह जगह बनाए गए हैं। एक घाट ऐसा है ITO इसके पास में, अगर बात कर लें बस अड्डे के पास में, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। वो हो सकता है कि कल लोगों को शुभकामना देने के लिए आएँ। और ये भी व्यवस्था की जा रही है कि तमाम जो मंत्री हैं उन मंत्रियों को एक तरह से नोडल मंत्री बनाकर जो है वो पेश किया गया है ताकि आम जनता के बीच में जाएं। दिल्ली सरकार बनने के बाद जिस तरीके से दावे वादे किए गए थे उन वादों को जनता तक खरा उतरने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जाएं। लेकिन आज एक कठिन परीक्षा बिल्कुल शुरू हो रही है क्योंकि सूर्य की जो आराधना है उसको लेकर जो छठ का आयोजन है, इस छठ के आयोजन में पूर्वांचल के जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं, उनकी आस्था का कहीं ना कहीं केंद्र है। उसको लेकर सरकार ने बहुत भली भांति समझा है। पूरी मशीनरी इस समय इसमें लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो है उनकी भी अलग अलग अपने अपने स्तर पर ड्यूटी लगाई गई है। और किस तरीके से संपन्न होता है, चुनौती होगी। निश्चित तौर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कुछ सिविल वर्दी में भी जो पुलिसकर्मी है वो लगाए गए हैं ताकि कोई भी असामाजिक तत्व यहाँ पे कोई भी असामाजिक गतिविधि को बढ़ावा ना दे, इसके लिए भी विशेष इंतजाम किए जाएँ। तो दोपहर बाद से ये जो इलाका है, क्योंकि इस इलाके में आम लोग किस तरीके से आए, उन आम लोगों की क्या व्यवस्था हो, इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार संवेदनशील होगी। और ये एक चुनौती है, शाम तक किस तरीके की चीज़ें होंगी। कल शाम तक इसका समापन, कल सुबह 6 बजे से जो घाट है उस घाट पर निश्चित तौर पर आई रात से जो लोग आएंगे वो कल सुबह भी अर्घ देंगे। और उनके लिए किस तरीके से सरकार क्या इंतजाम कर दे, इसमें कहीं कोताही न बरतने के लिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी भी कुछ कर्मचारी जो है वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लगातार यहाँ पे मैपिंग की जा रही है। यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो आने का, और इसकी मॉनिटरिंग भी कहीं ना कहीं इसकी चल रही है। दोपहर को आज मुख्यमंत्री खुद पहुंचेंगी इसका निरीक्षण करने के लिए, और उसके बाद किस तरीके से इसको संपन्न किया जाता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कहीं ना कहीं चुनौती है। और इसी के साथ छठ पर्व की जो आपने दिखाई उनको देखकर यही लगता है राजकुमार की जो वादे और दावे सरकार ने किए थे आम जनता से, उन पर खरा उतरती हुई अब सरकार भी नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता देहरादून से उपेंद्र सिंह राणा भी हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा वासु कसाना भी गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जुड़े हैं। सबसे पहले आपके पास आते हुए वासु, क्या कुछ जानकारी है गाजियाबाद में किस तरह का उत्साह आज नजर आ रहा है? देखिए सोनिया, अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में छठ के पर्व को लेकर जो पूर्वांचल के लोग हैं या फिर जो यहाँ रहने वाले लोग हैं उन पे काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। अगर बात करें गाजियाबाद के हिंडन घाट की तो वहां करीब 5 लाख श्रद्धालु इस बार छठ घाट पर आने की संभावना है। और लगातार जो शासन प्रशासन है और इस पर्व को देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं की है। लेकिन हिंडन घाट पर कल कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिली कि पानी ना आने के कारण हिंडन नदी में कुछ लोग नाराज हुए और नाराज होने के बाद वो धरने पे बैठे। हालांकि जो प्रशासन है उन्होंने उन लोगों को समझा बुझाकर भेज दिया, लेकिन उनका कहना था कि उनकी जो पानी की व्यवस्था है वो जल्द ही कर दी जाएगी। अगर बात करें सोनिया गाजियाबाद की, तो सुबह के समय पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। थाना क्रॉसिंग में चेकिंग के दौरान कुछ लुटेरे थे जिन्होंने बीते कुछ दिन पहले गाजियाबाद में लूट की घटना को अंजाम दिया था। उनसे पुलिस की आज मुठभेड़ हुई है जिसमें 2 बदमाशों के पैरों में गिरे लगी और 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं सोनिया, छठ के पर्व को लेकर जो यातायात डायवर्जन है उसके लिए नियम भी बना दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा जो भारी भरकम वाहन है उनकी जो एंट्री है उसको बंद कर दिया गया है। सोनिया, अगर गाजियाबाद के एक्वाई लेवल की बात करें तो गाजियाबाद के एक्वाई लेवल 321 पहुंच गया है, जो कि अब लोगों के लिए काफी हानिकारक साबित हो रहा है। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने गाइडलाइन जारी की है कि जो बुजुर्ग है या फिर छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग मास्क का प्रयोग करें और छोटे बच्चे सुबह के समय जो मॉर्निंग वॉक करते हैं या व्यायाम करते हैं उनसे अपना बचाव करें। सोनिया, बिल्कुल, आपसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे वासु। उपेंद्र, आपके पास आते हुए क्या कुछ जानकारी है और क्या खास खबरें हैं आज उत्तराखंड की? देखिए, अगर आज खास खबरों की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड को बने हुए 25 साल पूरे होने को हैं। और इस बार रजत जयंती के तौर पर जिस तरीके से 9 नवंबर को जिस तरीके से राज्य जो है अपना 25वां वर्षगांठ जो है वो मनाएगा, यानी कि रजत जयंती के तौर पर कई सारे कार्य जो है वो किए जा रहे हैं। और इस बार एक सरकार ने एक बड़ा फैसला जिस तरीके से लिया है कि अब बाहर से आने वाले जो गाड़ियां हैं उन पर जो है ग्रीन टैक्स जो है वो लिया जाएगा।
यानी कि जो उसका जो पैसा है, जिस तरीके से यहाँ की ग्रीनरी के लेकर जो है वो खर्च होगा, यातायात प्रबंधन को लेकर जो है वो खर्च होगा, जो वायु प्रदूषण जो यहाँ पर होता है उसको लेकर जो है उसको मेंटेन करने को लेकर जो है उस पैसे को खर्च किया जाएगा। और जिस तरीके से एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि एक साल में जो है 75 से 100 करोड़ के करीब जो है पैसा जो है वो वसूला जो है वो लिया जाएगा। ऐसे में जो है सरकार जो है इस बार पहली बार ग्रीन टैक्स जो है वो लेने जा रहे हैं। और ऐसे में जो हल्के वाहन है जो बाहर से राज्यों से जो यहाँ पर देहरादून या उत्तराखंड में जो प्रवेश करेंगे वो जिस तरीके से जो NPR कैमरे और जो फास्टैग के माध्यम से जिस तरीके से परिवहन विभाग की ओर से जो है ये टैक्स वसूला जाएगा। और जो हल्के वाहन है उनसे 80 रुपये, भारी वाहन हैं उनसे 400 से 500 रुपये या 700 रुपये। उसके साथ साथ जो हालांकि उनको छूट दी गई है, जो 2 पहिया वाहन है या 3 पहिए वाले जो वाहन हैं उनको छूट दी गई है। साथ ही जो एम्बुलेंस हैं, किसानों के जो ट्रैक्टर ट्रॉली हैं उनको छूट दी गई है, सेना के वाहनों को छूट दी गई, पुलिस प्रशासन के जो वाहन हैं उनको छूट दी गई है। लेकिन साथ ही जो अन्य वाहन हैं जो भारी से हो या हल्के वाहन हैं, तमाम उन वाहनों से जो बाहरी राज्यों से जो यहाँ पर आते हैं उनसे जो है ग्रीन टैक्स जो है वो लिया जाएगा। और ये ग्रीन टैक्स एक दिन में एक ही बार जो है वो मान्य होगा, यानी कि एक बार अगर बाहरी राज्यों से जब उत्तराखंड में जब गाड़ियाँ प्रवेश होगी उस समय जो टैक्स कटेगा तो उस समय वो सिर्फ एक दिन के लिए ही वो टैक्स जो है वो मान्य होगा। हालांकि एक और बदलाव जो है ये भी किया गया है कि साल भर के तहत जो है वो टैक्स जो है वो जमा कर सकते हैं, साल भर के अंदर जो है वो पूरा टैक्स जो है वो जमा कर सकते हैं। उसका भी प्रबंध जो है वो किया जा रहा है, उसको लेकर भी विचार जो है वो किया जा रहा है। जिस तरीके से जो वायु पोल्यूशन बोर्ड का जिस तरीके से जो कहना है, पोल्यूशन बोर्ड का जो कहना है कि उत्तराखंड में अगर बात की जाए पॉल्यूशन के तो सबसे ज़्यादा 55% पॉल्यूशन जो है धूल से ज़्यादातर जो है यहाँ पर होता है। उसके साथ जो है और 7 से 8% जो है जो गाड़ियों के वाहन से ज़्यादातर जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऐसे में उन गाड़ियों पर जो है अब ग्रीन टैक्स जो है वो लिया जाएगा ताकि यहाँ की ग्रीनरी जो है वो बची रहे। यहाँ पर जो है जिसको लेकर यहाँ पर पर्यटक जो घूमने के लिए आते हैं, यहाँ की सुंदरता जो है वो बनी रहे, उसको लेकर जो है ये टैक्स जो है वो लिया जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से जो छठ पर्व का जो लगातार आयोजन हो रहा है और पूरे देश भर में छठी मैया की पूजा जो है पूर्वांचल समाज के जो लोग हैं वो उसकी पूजा अर्चना जो है वो कर रहे हैं। कल खरना की पूजा के बाद जो है आज जिस तरीके से सूर्य अस्त के समय जो है आज पूजा अर्चना जो है किए जाएंगे। तमाम जो पूर्वांचल समुदाय के जो उत्तराखंड में जो लोग हैं उनके द्वारा मार्केटों में पूरा तरीके से गुलजार जो है वो नजर आ रहा है। वो पूजा अर्चना जो है अपने घरों में कर रहे हैं। कल का खरना का पूजा अर्चना खरना था, वहां पर भी पूजा अर्चना की गई। और आज जिस तरीके से सूर्यदेव भगवान को जो है अस्त के समय पर जो है वो अर्घ दिया जाएगा, यानी कि शाम के समय पर जो है काफी भीड़ जो है वो घाटों पर जो है वो नजर आएगी। उसको लेकर तमाम प्रबंध जो है वो किए गए हैं। खुद पूर्वांचल समाज की ओर से अपने पहले कई सालों से जिस तरीके से जो घाट बनाए गए हैं उन घाटों की साफ सफाई जो है वो की जा रही है। तमाम उन घाटों की साफ सफाई के बाद जो है वहां पर जो है तमाम प्रबंधन जो है सरकार की ओर से भी किए गए हैं, प्रशासन की ओर से जो है वो किए गए हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन की ओर से तमाम सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं, क्योंकि तमाम पूर्वांचल समाज के जो लोग हैं वो आज घाटों पर जाकर जो है सूर्य अस्त के समय जो है सूर्य भगवान को जो है डूबते हुए सूर्य को जो है वो अर्घ देते हुए दिखाई देंगे। तमाम जो लोग हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में जो है उत्तराखंड में पूर्वांचल समाज के लोग हैं, चाहे वो बिहार से हो, यूपी से हो, झारखंड से हो, छत्तीसगढ़ से हो, तमाम इन जगहों से जो है जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो यहाँ पर जो है छठ पूजा के पर्व को लेकर जो उनमें काफ़ी उत्साह जो है वो नज़र आ रहा है। और घाटों पर काफ़ी साफ सफाई का आयोजन जो है वो किया गया है। तमाम घाटों को साफ किया गया है। वहाँ पर जो है शाम के समय पर जो है काफ़ी लोग जो है वो इकट्ठा जो है वो होंगे, उसको लेकर पूरी तैयारी जो है वो आज की गई है। तीसरी बड़ी खबर की अगर राजनीति की अगर की जाए तो 2027 नजदीक है और ऐसे में आपसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे। राघवेंद्र, आपके पास आते हुए देखिए छठ पर्व है और आज सीएम योगी ने खुद महिलाओं को भोजपुरी लैंग्वेज में उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है, यानी कि बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है किस तरह से बिहार चुनाव को अपने पक्ष में किया जाए। क्या ये भी एक स्ट्रेटेजी मानी जा सकती है बीजेपी की?
की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना से 36 घंटे का निर्जला जो माताएं बहनें अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं, अपने आप में ही अनोखा है। इस छठ के अलावा दूसरा कोई व्रत नहीं दिखता है जिसमें 36 घंटे का निर्जला व्रत रहा जाता हो। क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात कर लें या फिर अन्य राज्यों की बात कर लें, बिहार से ये छठ पूजा का पर्व निकला है और बिहार की विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में ये बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का केंद्र की बात कर लें या राज्यों की सरकारों की बात कर लें, इस छठ पर्व को इस बार बेहद ही धूमधाम से मना रही है, क्योंकि वो आभास भी कराना चाहते हैं भोजपुरी भाषा में बधाई शुभकामना संदेश देकर, तमाम सुविधाओं को देकर, चाहे यमुना की सफाई दिल्ली में बात कर लें या फिर लखनऊ में गोमती की बात कर लें या सरयू घाघरा की बात कर लें, अयोध्या की सफाई की बात कर लें, शहर के हर एक नदियों को तालाबों को सफाई के माध्यम से जोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ये मैसेज देना चाहती हैं कि हम आपके इस छठ के पर्व को कितना बेहद खास और बड़ा बना दिए। जिस तरह से पीएम मोदी ने तमाम गानों की एक श्रृंखला, छठी मैया के गानों की एक श्रृंखला जारी की अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और जिस तरह से उन्होंने खुद भी राय लिया था कि आप अपनी अपनी पसंद के गाने हमें सुझाइए, भजन सुझाइए, और उसको शेयर करना दिखाता है कि अगर देश के पीएम और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री इस छठ पर्व को लेकर इस तरह के बधाई संदेश देते हैं, छठ के कार्यक्रम स्थल पे जाते हैं, वहां उनका संबोधन होता है, तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर आती है सामने कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है उसको भी इस छठ पूजा के बहाने भारतीय जनता पार्टी जरूर उसे भुनाने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल राघवेंद्र, का ये प्रयास भी है कि छठ बिल्कुल हमारे साथ राघवेंद्र राजकुमार भी जुड़े हुए हैं। राजकुमार, आपसे आखिरी सवाल लेती हूँ। आज वहां पर कार्यक्रम रखा गया है, सीएम रेखा गुप्ता यहाँ पर पहुंचने वाली है, उनके साथ क्या अन्य नेता भी यहाँ पर पहुंचेंगे? देखिए सोनिया, अभी तक जो कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से प्रस्तावित है, क्योंकि अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में छठ पर्व के आयोजन के लिए आधा दर्जन से अधिक घाट हैं। उन आधा दर्जन से अधिक घाटों में तमाम एक घाट की जिम्मेदारी एक मंत्री को दी गई है, ताकि वहाँ तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू हो सकें। और अगर बात की जाए इसकी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की, तो वो यहाँ के अलावा और बाकी जो तमाम घाट हैं उन घाटों का भी निरीक्षण करते हुए दिखेंगे। 2:30 बजे का उनका कार्यक्रम अभी तक प्रस्तावित है। अगर मुख्यमंत्री आएंगे तो स्वाभाविक तौर पर जो तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो प्रोटोकॉल के तहत उनके साथ सारे घाटों पर मौजूद रहेंगे। और सरकार की पूरी तरीके से मंशा ये है कि ये जो आयोजन है, इस आयोजन को बहुत शांति और सौहार्दपूर्ण से ढंग से कहीं ना कहीं संपन्न कराया जाए और इसकी कहीं ना कहीं एक मिसाल जरूर पेश की जाए। क्योंकि जिस तरीके से हम अगर पिछली बार की बात करें तो जो जमुना नदी मेरे पीछे आपको दिख रही हैं, इसमें झाग दिखाई देते थे, लेकिन उसको किस तरीके से साफ रखा जाए, किस तरीके से स्वच्छ रखा जाए, ये चुनौतियां कहीं ना कहीं बनी हुई हैं। क्योंकि पीछे से जो पानी आता है, वो जो पीछे का जो जल स्तर है, वो जल कई बार सहारनपुर के आसपास से ही अगर हम बात करें तो बहुत सारा हरियाणा का जो दूषित पानी है, वो पानी भी इस नदी के जरिए जो है वो कहीं ना कहीं समुद्र तक पहुंचता है संगम के जरिए। और ये जो दौर है इसको कैसे बेहतर बनाए रखें, ताकि और जो सरकारें हैं उनके साथ भी एक तालमेल, एक सामंजस्य बनाने का प्रयास किया गया है कि कम से कम ये जो आयोजन हो रहा है, इस आयोजन के दौरान ये जो नदी है ये किस तरीके से स्वच्छ रहे। तो इसलिए जल मंत्री और जल विभाग की जो है अधिकारियों की वो सबसे बड़ी चुनौती इसमें बिल्कुल बनी हुई है। वो राजकुमार, लगातार इसकी सरकार भी मॉनिटरिंग कर काफी रहे हैं। लंबे समय और से ये मुख्यमंत्री प्रयास कर का रही आगे थी जैसे कि मैंने इसको पहले जल्द से बताया, जल्द आपको साफ मुख्यमंत्री किया आएंगे, जाए, इस और बात को आपको आम जनता को ताकि छठ से पहले, हर बार ये देखा जाता है कि छठ के समय ही यहाँ पर झाग जैसी स्थिति बनी रहती है और लोगों को इसी झाग में उतरकर पूजा अर्चना करनी पड़ती है। लेकिन इस बार थोड़ा नजारा अलग होगा और लोग भी बेहद उत्साहित होंगे आज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारी के लिए।